ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी गठन के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच के लिए डीजीपी को जल्द से जल्द एसआईटी के गठन का आदेश दिया गया है। राज्य के 70 से ज्यादा संस्थान संदेह के घेरे में चल रहे हैं। फर्जी छात्र दिखाकर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप। तो ये बड़ी खबर प्रदेश से। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में राज्य सरकार ने एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की जांच करेगी। मामले की जांच के लिए डीजीपी को जल्द से जल्द एसआईटी के गठन का आदेश दिया गया है। 70 से ज़्यादा संस्थान जो हैं वो संदेह के घेरे में हैं। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए डीजीपी को जल्द से जल्द एसआईटी के गठन के आदेश दिए गए। सुनील प्रभात से इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं। सुनील, ये खबर बताएं पूरी। देखिए कंचन, पूरा मामला अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ी का मामला है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को कुछ संस्थानों ने उत्तराखंड में करीब 70 से अधिक संस्थान यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। जो प्राइमरी जांच में जो लोग सामने आए हैं कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति यहाँ पर उसका दुरुपयोग किया गया, फर्जी रजिस्ट्रेशन, फर्जी एडमिशन स्कूलों में दिखाए गए और कई जगह ऐसे मामले भी आए कि सरस्वती विद्या मंदिर का नाम उसमें दिखाया गया और उसका संचालक कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। जब अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी प्राइमरी जांच कराई तो 70 में से जो 17 ऐसी संस्थान हैं वो प्रथम दृष्टया पकड़ में आए हैं कि जहां पर बड़े पैमाने पर फर्जी एडमिशन दिखाए गए छात्रों के। बंगाल और बिहार के छात्र वहां पर दिखाए गए, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो वहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला। तो इसी तरह से प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की एसआईटी जांच के आदेश किए हैं और आज इसके बाकायदा आदेश भी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात इस खबर पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत की अलग पहचान स्थापित हो रही है। उनके नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को नए भारत का निर्माण बताते हुए कहा, भारत हर क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव की बात करेंगे। पहले चरण का मतदान हो गया। देखिए, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर लिया गया। पहले चरण में कुल मिलाकर 68% का मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान उत्तरकाशी में हुआ, 82% का। दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर 81% मतदान हुआ। देहरादून में भी 78% मतदान हुआ है। चमोली के 4 ब्लॉक में गुरुवार को मतदान हुआ। इसके बाद शुक्रवार को देवाल, थराली, नारायणबगड़ और जोशीमठ की पोलिंग पार्टियां ब्लॉक मुख्यालय पहुंच रही हैं। सभी मतदान पोलिंग पार्टियां जो हैं वो पेटियां स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जा रही हैं। दुर्गम क्षेत्रों से देर शाम तक पोलिंग पार्टियां ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंची। 24 जुलाई को मतदान संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव में अब आज से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ पे पहुंचनी शुरू हो गई है। ब्लॉक मुख्यालय जोशीमठ में इस समय मैं मौजूद हूँ और आप देखिए
पोलिंग पार्टियां अब धीरे धीरे आ रही हैं। आपको कुछ तस्वीरें आगे से दिखाएंगे कि जो बॉक्स अब गांव में जो मतदान होने के बाद वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे स्ट्रांग रूम में इनको आज रखा जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है और दुर्गम इलाकों की पोलिंग पार्टियां जो हैं वो दोपहर तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन सुबह से लगातार पोलिंग पार्टियां यहाँ पे आ रही हैं। जो नजदीक की जो पोलिंग पार्टियां थी वो भी यहाँ पे अब कल देर शाम को पहुंच चुकी थी, लेकिन अब फिलहाल अगर देखा जाए तो जो पोलिंग पार्टियां वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे सब रिकॉर्ड रखा जा रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। फिलहाल अगर अब दूसरे चरण के मतदान की जो तैयारियां हैं वो तो शुरू हो चुकी हैं। 28 जुलाई को दूसरा चरण का चुनाव पंचायत चुनाव में होना है, तो उससे पहले सभी तैयारियां की गई हैं। आज पोलिंग पार्टियां देवाल, थराली, नारायणगढ़ और जोशीमठ की ब्लॉक मुख्यालयों में पहुंच जाएंगी। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। उधर उत्तरकाशी में भी मतदान पूरा होने के बाद पोलिंग पार्टियों का अपने अपने विकासखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। मतपेटी नौगांव, मौरी, पुरौला विकासखंड के स्ट्रांग रूम में रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। 31 जुलाई को दोनों चरणों की मतगणना होगी। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। उधर बागेश्वर में देर रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी रहा है। मतपेटियां स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जा रही हैं। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। खबर टिहरी से है, जहां पर बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कल पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद मतदाताओं को लौटकर वापस जाते हुए दिखाया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों का काफिला लंबा चौड़ा है। कितनी भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ जो लोग पहुँचे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, उन्होंने इस अपील को माना और बल्कि जो बाहर प्रदेश के रहने वाले प्रवासी हैं वो भी वोट डालने के लिए प्रदेश में आए हैं। किशोर उपाध्याय ने पहाड़ से प्रवासियों की वापसी पर लिखा, काश इतनी गाड़ियां मतदाताओं की जगह पर पहाड़ में वहां की उपज को मैदान में लाती हुई होती। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही शक्ति प्रदर्शन का माहौल भी बनाने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले मुद्दा ये रहेगा कि हमारे धनारी क्षेत्र में रोडों की बहुत दिक्कत है, सड़कें नहीं हैं, सड़कों की बहुत दिक्कत है, जैसे डांडा मांझप नहीं है और पटुरी नहीं है। पटुरी से सेम मुकेम तक ले जाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी सरकार से, और स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए रहेगा, और कई गाँव में रास्ते नहीं हैं, रास्तों के लिए रहेगा। मैं सारी समस्याओं से अपने क्षेत्र के अवगत हूँ। मैंने हर गांव की, हर टोक की सारी समस्याओं को मैंने गहनता से देख लिया है और मुझे जीत मिलने पे मैं अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं के लिए अपनी दिन रात एक कर दूंगा, अपनी जी जान लगा दूंगा। और सभी का, पूरी भंडार सिंह की देवतुल्य जनता का मुझे संपूर्ण रूप से बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पंचायत चुनाव में बिकने के लिए आए अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। ये हथियार मध्य प्रदेश के तस्करों के जरिए उत्तराखंड के तस्करों ने हासिल किए हैं। अब उत्तराखंड के अलावा इन अवैध हथियारों की सप्लाई यूपी में भी होनी थी। इन हथियारों को गौर से देखिए। पिस्टल और माउजर सरीखे सेमी ऑटोमेटिक ये अवैध हथियार बिकने के लिए मध्य प्रदेश से आए थे। गुरुवार को पंचायत चुनाव के प्रथम चरण चुनाव हुए हैं। चुनाव का दूसरा चरण सोमवार को है, जिसमें उधम सिंह नगर भी शामिल है। ऐसे में तस्करों को हथियार का बाजार उधम सिंह नगर में दिखा, लेकिन जिला मुख्यालय रुद्रपुर में वो एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। 4 तस्करों में से एक पुलिस की पकड़ में आया।
इसका ये कहना है कि जो इलेक्शंस में काफ़ी डिमांड थी, इस टाइप से ये लेके आया था कि ये लोकली जो है इसको बेचेगा, रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में इसको यहाँ पे बेचने के लिए लाया था। ये असलहे सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी में भी बिकने थे। अवैध हथियारों की फिनिशिंग देखकर पुलिस को शक है कि मध्य प्रदेश के तस्कर सरताज के सीमा पार भी कनेक्शन हो सकते हैं। ये बुरहानपुर है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास में। वहाँ पे एक सरताज नाम का व्यक्ति है, सरताज सिंह, उससे लेके आए हैं ये वो, और उस एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। इस महीने एसटीएफ अब तक 15 से ज्यादा अवैध पिस्टल जब्त कर चुकी है, जिसमें 3 अलग अलग केस शामिल हैं। हर बार हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए। कुछ दर्रा मेड यानी बॉर्डर पार के कनेक्शन की आशंका भी जताई जा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18, देहरादून। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जिले की करीब 12 सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। बासुकेदार और जखौली क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। सड़कों पर कई जगह पर स्लाइडिंग जोन्स तैयार हो गए हैं। ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में हुई भारी बारिश से नुकसान हुआ है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे नूरानी में कई घर प्रभावित हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से सेब के बगीचे पूरी तरह से बह गए हैं और किसानों को नुकसान हुआ है और घरों को भी नुकसान हुआ है। चमोली में देर रात से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई जगहों पर सड़कें ही बह गई हैं। अलकनंदा नदी के साथ ही सभी बरसाती नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों को नुकसान हो रहा है। देखिए, सड़कों के हिस्से इस तेज पानी के बहाव में बह जा रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें नजर ही नहीं आ रही हैं। रुड़की के टोड़ा कल्याणपुर गांव में झाड़ियों में एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर यहां पर पुलिस पहुंची। सुरक्षा बल के दस्ते के साथ शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक का बेटे ने गांव के एक शख्स पर ही हत्या का आरोप लगाया है। 60 साल के आसपास है। वो अपने मंदिर, जो गांव का मंदिर है, वहां से वापस लौट रहे थे, तो उस दौरान किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या करी। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर आसपास के लोग थे, जो पीड़ित, जो मृतक के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि किसी ओमी नाम के शख्स जो उन्हीं के गांव का रहने वाला, उनसे उनका पिछले 2-3 दिन पहले झगड़ा था और उनसे रंजिश लग रहा था। तो तय है, एक नेम्ड तहरीर हमको मिली, हमने इमीडिएट FIR कर दी। हमारी FSL टीम वहाँ स्पॉट सर्चिंग कर रही है, डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर आई हुई है, टीम बना दी है। नेम्ड व्यक्ति को जो है उसके अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। कांवड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मेला अवधि के दौरान रोडवेज की बसों को सवारियां नहीं मिली, जिसके चलते तमाम बसों के पहिए थमे रहे। करीब 13 दिन चले कांवड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को शिफ्ट करके 3 अस्थायी बस अड्डों से संचालित किया गया था। देखिए, क्योंकि इस बार इस बस अड्डे से इधर 3 हम बस अड्डे बनाए गए थे, जहाँ पे यात्री अच्छी तरह उपलब्ध नहीं हुआ, जिस कारण हरिद्वार डिपो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हुई। इसका कारण यही रहा कि यात्री उपलब्ध नहीं हुए या बस अड्डे में पहुंच नहीं पाए, जो भी है। पर कुल मिलाकर यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। जी हाँ, चंडी पुल पे सिर्फ खड़ी रही है गाड़ियां, इसमें यात्री उपलब्ध नहीं हो सके। स्वच्छ वायु मिशन के तहत ऋषिकेश को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नगर निगम सड़कों पर 10 इलेक्ट्रिक सिटी बसों को उतारने की तैयारी में है। नगर निगम को केंद्र सरकार ने पहली किस्त भी जारी कर दी है। अब 2 महीने के अंदर हरिपुर से तपोवन तक इलेक्ट्रिक बस का सफर शुरू हो जाएगा। एडवर्ड जेम्स कॉबेट यानी कि जिम कॉबेट की आज 150वीं जयंती है। नैनीताल में जन्मे इस मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी को छोटी हल्द्वानी के लोग 1.5 सदी बाद भी श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
काला ढूंगी के पास स्थित छोटी हल्द्वानी गांव को 1915 में जिम कॉर्बेट ने बसाया था। हालांकि अब ये गांव नगर में शामिल किया जा चुका है। जिम कॉर्बेट ने कई बार अपनी किताबों में भी इस जगह का जिक्र करते हुए लिखा है, जिसके चलते यहाँ हर साल जिम कॉर्बेट की यादों से खुद को जोड़ने हजारों पर्यटक आते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल बढ़ रहे रोजगार और सरकार की रोजगार परक नीतियों के चलते यहाँ करीब 2 दर्जन होम स्टे अस्तित्व में आए गए हैं। यहाँ रुककर सैलानी जिम के गांव से पूरी तरह रूबरू होते हैं, साथ ही यहाँ विभिन्न एक्टिविटी में भी शामिल होते हैं। कॉर्बेट ने 1915 में छोटी हल्द्वानी गांव बसाया था। उनकी आज भी यहाँ पर काफी विरासतें हैं, जिनको यहाँ पर पर्यटक देश विदेश से देखने के लिए आता है, जिससे छोटी हल्द्वानी में पर्यटन बढ़ भी रहा है, जिससे छोटी हल्द्वानी के में एक रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हुई। और जिम कॉर्बेट की अपनी एक कहानी है। जिम कॉर्बेट यहाँ पर रहते थे, उन्होंने किताबों में यहाँ को इस छोटी हल्द्वानी काला ढूंगी को लिखा हुआ है, तो इससे यहाँ पर टूरिज्म चल रहा है। और ये हमारे लिए हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम इस साल जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिवस मना रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन के जिम में जिम कॉर्बेट का छोटी हल्द्वानी स्थित घर है, जो एक म्यूजियम के रूप में है। यहाँ के लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कॉर्बेट प्रशासन द्वारा यहाँ 2007 में इको टूरिज्म एक्टिविटी शुरू की गई, जो अब बेहतर रूप लेती जा रही है। हमारे यहाँ हमारी तरफ से उनके सहयोग के साथ एक छोटी हल्द्वानी ग्रामीण विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें वहाँ के लोकल जो ग्रामीण हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है और उनको नेचर गाइड की ट्रेनिंग, उनके जो होम स्टेज जो वहाँ पर बनाए गए हैं उसका अपकीप, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कॉर्बेट प्रशासन द्वारा दिलाई जाती है। और कई तरह की इवेंट्स हम उनके साथ करते हैं ताकि जो बिजनेस वहाँ पर है वो भी बढ़ सके। रामनगर, हल्द्वानी और नैनीताल के बीच स्थित छोटी हल्द्वानी के कदम अब टूरिज्म की ओर पंख फैलाने को तैयार है। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन। न्यूज़ 18 के लिए काला ढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा दल यात्रा पूरी करके लौट आया है। दूसरे दल में 45 यात्री थे और सरकार और कुमाऊं मंडल विकास निगम का इन्होंने धन्यवाद दिया है। यात्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके ये यात्री बेहद खुश नजर आए। यात्रियों ने कहा है कि जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। जय जयकार करते हुए यात्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आके गवर्नमेंट ने हमारे लिए पूरी चारों तरफ व्यवस्थाएं कर रखी थी और जो नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा बेटर मिला हमारे को। यात्रा बहुत आरामदायक रही, कोई परेशानी नहीं हुई हमें, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। रास्ते में कहीं भी कोई भी साथ में गाइड टाइप का चलता रहा, गाइड चलते रहे, साथ में सहायता करते रहे और ऐसा लग रहा था जो हाथ पकड़ के कोई लेके खींच के ऊपर में जा रहे हैं। और ये सब के लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। उत्तराखंड में केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने की तैयारी हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके आदेश दिए हैं और जल्द ही तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर की शटल सर्विस मिलने जा रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केदारनाथ के बाद जहां बद्रीनाथ में सबसे ज्यादा यात्री पहुंचते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा ने भी जोर पकड़ा है। इसी को देखते हुए बद्रीनाथ और आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू करने की तैयारी है, ताकि बॉर्डर से सटे इन दोनों धामों में आसानी से यात्री पहुँच सकें। पिथौरागढ़ से आदि कैलाश की 190 किलोमीटर की 12 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में पूरी होगी। इस साल अब तक 25,000 से ज्यादा यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी। स्पेशल फोकस की अगर हम बात करें तो आदि कैलाश को एक इम्पॉर्टेंट हब के तौर पे या इम्पॉर्टेंट टूरिज्म सेंटर के तौर पे देखे जाने के लिए पिथौरागढ़ से विंटर सीजन में या सीजनल बेसिस पे वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी दिए जाने को लेकर है। बद्रीनाथ धाम के लिए भी जोशीमठ और देहरादून से हेली सर्विस की प्लानिंग है, जिसमें देहरादून और बद्रीनाथ की 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे के बजाय सिर्फ 1 घंटे में सिमट जाएगी। इस बार केदारनाथ में 14 लाख यात्री तो बद्रीनाथ में 11,90,000 यात्री पहुंचे हैं। ऐसे में अगले साल मास्टर प्लान का काम पूरा होने के बाद बद्रीनाथ में यात्रा बढ़ेगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी।
इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ को भी हम लोग शटल के लिए ट्राई कर रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम को भी हम कनेक्ट कर सकें जोशीमठ से, और देहरादून जोशीमठ को भी उसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया था। केदारनाथ में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर से यहां धाम तक पहुंचते हैं, जबकि यहां घाटी में हालात बेहद कठिन हैं। लेकिन बद्रीनाथ और आदि कैलाश का हेलीकॉप्टर रूट इतना मुश्किल भरा नहीं है। ऐसे में देश दुनिया के यात्री हेलीकॉप्टर से यहां तक पहुंच सकें, इसी प्लान पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं रुड़की के नेहरू स्टेडियम का अब कायाकल्प होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब प्रशासन और नगर निगम हरकत में आया है। नेहरू स्टेडियम के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्वार के लिए 2.25 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है, जिसमें पहली किस्त 53 लाख जारी हुई है। काम जल्द शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी की घोषणा में जो हमारे यहाँ एकमात्र बड़ा ग्राउंड है नेहरू स्टेडियम, जिसमें सभी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चे खेलते वगैरह हैं, तो उसमें 2.25 करोड़ की घोषणा थी। तो पहली किस्त जिसमें 93 लाख के समथिंग आ गई है और उसका टेंडर कॉल कर लिया गया है। ये टेंडर हुआ है, तो अब देखते हैं जो बिड आती है किसके फेवर में जाता है। उत्तराखंड में इस बार मानसून सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि बिजली संकट भी लेकर आया है। प्रदेश में 700 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। हालांकि ज्यादातर जगहों पर बिजली बहाल हो चुकी है, लेकिन अब भी कई जगहों पर अंधेरा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे बिजली व्यवस्था भी अछूती नहीं रही। प्रदेश के 700 से ज्यादा गांवों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। बारिश से कई इलाकों में ट्रांसफार्मर बह गए, पोल टूट गए और कई जगह लाइनें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। हालांकि विभाग की ओर से ज्यादातर गांवों में आपूर्ति बहाल कर दी गई, लेकिन अब भी करीब 24 से ज्यादा गांव अंधेरे में डूबे हैं। तो इसको बिजली का जो सीन रहा, बिजली की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी पूरी तरह। तो फिर थोड़ा बहुत उन्होंने एक फेज पे थोड़ी लाइट शुरू की और बाकी अभी स्थिति बड़ी ख़राब है लाइट की। तो अभी डीएम साहब के आदेश पे कोटी से बटोली जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। उसमें उम्मीद जगी है कि यदि ये लाइन उधर से जुड़ती है तो इससे नाला, पेड़, खाला थोड़ा सा बच पाएगा। बारिश से सिर्फ गांव ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लाइनों की मरम्मत, नए उपकरणों की खरीद और सप्लाई में रुकावट से विभाग को तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपीसीएल अधिकारियों के मुताबिक कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में अब भी मरम्मत का काम जारी है। जब से मानसून शुरू हुआ है, करीब लगभग 6 करोड़ 34 लाख का डैमेज हुआ है, जिसमें हमारे करीब 765 गाँव अफेक्टेड थे। पूरे उसमें जो पीरियड में बता रहा हूँ मैं, उसमें से लगभग अधिकतर गांव हमारे रिस्टोर हो चुके हैं। उत्तराखंड में बरसात का मौसम हर साल बिजली व्यवस्था के लिए चुनौती बनता है। इस बार भी अब तक हुई बारिश ने बिजली व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब देखना होगा कि बाकी गांवों तक रोशनी पहुंचने में विभाग कितना तेज काम करता है। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। आज महिलाएं राजनीति में हाथ आजमा रही हैं तो रोजगार के नाम पर पहाड़ छोड़ रही हैं। ऐसे में नैनीताल के ओड़ा खान की कमला हैं, जो आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। ये है ओड़ा खान की कमला नेगी। कमला एक गैराज चलाती हैं। बिना किसी ट्रेनिंग के मैकेनिक बनी कमला वर्कशॉप चलाती हैं, जहां वो बाइक से लेकर जेसीबी तक ठीक करती हैं। कमला को स्वरोजगार में बेहतर प्रदर्शन के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है। मुझे लगता था कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई अगर महिला कुछ नहीं कर सकती हैं तो मैं भी कुछ करूं, करके दिखाऊं। तो मैंने ऐसे ही अपने घर वालों को देख के ये काम मैंने ऐसे ही सीखा और आज मैं बाइक, स्कूटी से लेके बाइक, जेसीबी कोई भी आ जाए तो ट्रैक्टर के तौर सब बना देती हूँ। कमला ने इस वर्कशॉप से अपने परिवार की देखभाल करने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया और कामयाब बनाया।
इलाके के लोग कमला के हौसले को सलाम करते हैं। पहाड़ की महिलाओं के लिए कमला मिसाल बन चुकी हैं। अब ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड है। महिला अगर सीखना चाहे तो इससे बहुत कुछ सीख सकती है। महिलाओं के ऊपर भी डिपेंड है। अब पहले ये छोटा काम है, मोमडन करते हैं इसको, तो हमने तो इस और ध्यान नहीं दिया, तो उस वजह से हम तो लगे रहे। मेरी मैडम ने मेरा साथ दिया तो